नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किए 22 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के लिए दी मंजूरी। 1730 सहकारी समितियों का होगा कंप्यूटराइजेशन। हर समिति को मिलेंगे 1,27,000 रुपए। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी यहां पर दी है। 1730 सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन होगा। हर समिति को मिलेंगे 1,27,000 रुपए। तो सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किए 22 करोड़ रुपए। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किए 22 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के लिए मंजूरी दी। जो पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है, विशेष जो हम लोग कैंप लगाते हैं मतदाताओं को जोड़ने का, वो 9 नवंबर 2023 से हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं और ये कार्यक्रम 8 दिसंबर 2022 तक चलेगा। जो 1 महीने का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहली बार आयोग ने 17+ के जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, उनका भी हम लोग इसमें एडवांस फॉर्म लेंगे, जो कि वो अपना 9 तारीख से फॉर्म भर सकेगा हमारे VHA ऐप पे या BLO से संपर्क करके या NVSP पोर्टल पर जाकर। तो ये एक नया आयोग द्वारा किया गया कार्य है, जिसमें कि हमारे जो साथी जो वोटर बनने जा रहे हैं, उनको पहले से ही फॉर्म भरवाया जा रहा है। 17+ जिसको हम कहेंगे, जो 17 साल का हो गया है, वो अपना फॉर्म भर सकेगा। जैसा कि पहले आपको पूर्व में बताया गया था कि 4 क्वालिफाइंग तिथियां अब कर दी गई हैं। साल में पहले 18 साल के होने के बाद साल के अंत में वोट जुड़ता था, लेकिन अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, हर 3-3 महीने में वोटर जोड़े। जयपुर ग्रेटर महापौर निगम उपचुनाव, मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास का बयान। कांग्रेस जरूर उम्मीदवार उतारेगी। खजूरियावास, भाजपा के कुछ लोग मिले हैं मुझसे, ये खजूरियावास की तरफ से कहा गया। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। अभी तो हमने रणनीति ही नहीं बनाई है, ये खजूरियावास की तरफ से कहा गया। फिर भी बाड़ेबंदी कर ली है उन्होंने, ये खजूरियावास की तरफ से कहा गया। एक वोट हरा दिया था पिछली बार हमने, इनके आदमी टूट के आ गए थे। अभी भी कोई बीजेपी वाले आएंगे, मेरे से मिले थे, मैंने कहा वेलकम है, माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। एंटी डिफेक्शन बिल नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन बिल तो लोकसभा और विधानसभा में लागू है, नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो जब नगर निगम में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं है, यदि कोई बीजेपी के पार्षद आएंगे तो उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। रणनीति से घबरा गए? नहीं, रणनीति अभी तक तो बनी नहीं, बिना बनी घबरा गए तो मैं क्या करूं उसमें। बाड़ेबंदी हो गई उनकी, वो चोमू लेके हैं। सांबौद में आप कैंडिडेट उतारेंगे? 100% कैंडिडेट उतरेगा। मंत्री प्रताप सिंह को महेश जोशी पर निशाना। क्या महेश जोशी किसी IAS की ACR भर सकते हैं? इसीलिए मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं, ये जरूरी नहीं। महेश जोशी के क्या सारे जनता के काम हो रहे हैं? मेरे काम रुक रहे हैं? क्या मैंने मेरे अधिकार की बात कहकर कोई गुनाह किया? तो मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास ने निशाना साधा महेश जोशी पर। मंत्री खजूरियावास ने निशाना साधा। इतना सा कह दें, यदि महेश जोशी जी मेरे बयान का खंडन कर रहे हैं यदि, तो आप उनसे पूछ लेना वो ACR लिख रहे हैं क्या। मेरे अंदाज से महेश जोशी जी ACR नहीं लिख रहे हैं। यदि वो लिख रहे होते तो मैं भी लिख रहा होता। तो इसलिए मैं उनकी हर बात का जवाब दूं, कोई जरूरी नहीं है। यदि वो है वो प्रेस नोट जारी करे लिखित में कि मैं महेश जोशी शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं ACR लिखता हूं, वो जारी करें प्रेस में। तो फालतू की बात, तो मेरे सब काम हो रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं? राजस्थान की पूरी जनता के काम हो रहे हैं। काम मेरे रुक रहे हैं क्या? मैं तो महेश जी के पास नहीं जा रहा, भाई साहब मेरे काम करा दो, मेरे खास हैं वो। लेकिन ये यदि वो ये कहे कि ACR वो लिख रहे हैं क्या, एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए। मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। तो ये जो अधिकार ACR का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया, ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया CM को, अच्छी बात के लिए कोई गुनाह नहीं है। बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए।
किसी को भी। इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। मैं यदि मेरे अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरों के अधिकार दिलवाऊंगा। तो ये सीधी बात बताएं। महेश जोशी जी मेरे से 15, 16, 17 साल बड़े हैं उम्र में, वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या एसीआर बस? वो मेरे बड़े भाई हैं, इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो एसीआर बस? हाँ या ना में बोले, लिख रहे हैं तो बोले हाँ मैं एसीआर लिखता हूं। मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आए राजस्थान लेकिन मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। ये प्रधानमंत्री का घमंड दर्शाता है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीनियर हैं। अगर आप सीनियर मानते हैं तो चीफ मिनिस्टर का सम्मान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके करना चाहिए था। हमारे साथ आते हैं, उनका वेलकम करेंगे। और आप जानते हैं राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी वर्किंग, उनकी वेलफेयर की स्कीम, हमारी स्कीमें ज़बरदस्त है, हमारा काम ज़बरदस्त है। और बीजेपी बिखराव पर है। बीजेपी के पास ना काम है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पाए। अभी प्राइम मिनिस्टर आए राजस्थान में, प्राइम मिनिस्टर ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। ये प्राइम मिनिस्टर का घमंड दर्शाता है। 1500 लोगों का बलिदान हो गया। खुद गोविंद गुरु के नेतृत्व में ये सारा आंदोलन हुआ। पहली बार वहाँ पर जो स्मारक बना वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय पर बना। खुद चीफ मिनिस्टर वहाँ पर थे। चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की, पहले 2 लेटर लिखे। यदि चीफ मिनिस्टर के लेटर लिखने का आपको बुरा लगा तो चीफ मिनिस्टर हमेशा प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आपने उनको सीनियर तो बताया। आप यदि उनको सीनियर मानते हैं और आप उनका इतना सम्मान करते हैं तो आपको चीफ मिनिस्टर का फिर सम्मान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके करना। जयपुर में बजरी व्यापारियों ने मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास से मुलाकात की। व्यापारी अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में सरकारी आवास पर अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां बजरी व्यवसायियों ने मंत्रियों को बताया कि किस तरह से वो वैध बजरी को अवैध बताकर वसूली चल रही है। वहीं व्यापारियों की परेशानी सुनकर मंत्री ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नहरी पानी वितरण को लेकर विधायक का धरना। माकपा विधायक बलवान पुनिया का गांधीनगर में धरना। पंजाब और हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का पानी देने की मांग समर्थकों के साथ बैठे धरने पर। बड़ी खबर, माकपा विधायक बलवान पुनिया का गांधीनगर में धरना। पंजाब और हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का पानी देने की मांग यहां पर की जा रही है। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। और वहीं प्रदेश के नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने पीएचक्यू में पदभार संभाला। इस दौरान निवर्तमान डीजीपी एमएल लाठर को विदाई दी गई। पदभार संभालते हुए नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि अपराधों पर लगाम कसना हमारी पहली प्राथमिकता है। मिश्रा ने कहा कि सभी के सहयोग से पुलिस तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। उसी को आगे बढ़ाना है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स वही रहेंगे और उसमें हम कैसे और बेटरमेंट कर पाए वो हमें करना है, वो हमें देखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकार और पीएचक्यू दोनों बहुत ही संवेदनशील है। जो वीकर सेक्शन हैं उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं या अपराध जो उनके साथ होते हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो संगठित अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा। जो पेशेवर अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है और आप लोग इससे भली भांति विज्ञ हैं, और वो है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध के कई रूप हैं। उसमें एक साइबर फ्रॉड्स, आप लोग जानते हैं बहुत सारा केसेज इस तरह के आ रहे हैं और हमारे यहाँ भरतपुर में कामा एरिया इसके लिए कुख्यात है।
और भी बहुत जगह तरह तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हैं, उन पे भी हमारी नज़र रहेगी और ऐसे अपराधियों को भी हम चिन्हित करके और उनका लीगल फ्रेमवर्क में टाइट करेंगे, उनको नकेल कसेंगे उनके ऊपर। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे पहले भी हमने कोशिश की है, लेकिन इसमें अनवरत कोशिश करने की आवश्यकता है कि जो पीड़ित जाए उसके साथ सद्भाव से व्यवहार किया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, नई एक तरह से कह रही कार्यभार संभाला है, आज आप पहला दिन है, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस प्रकार की क्या योजना रहेगी आगे प्लानिंग? देखिए, वो ऑलरेडी हमने प्राथमिकताएं देखी हैं पिछले साल जो हैं, और वही कंटिन्यूड रहेगा। उसी को कैसे हम और अच्छे से लागू करें और वो अपन करेंगे टीम स्पिरिट के साथ काम करते हुए। जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, जो विंग्स हैं, स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं, सबके समन्वित प्रयास से हम अपराध पे नियंत्रण करेंगे और माफिया एलिमेंट्स पे नकेल लगाएंगे। महिला अत्याचार के मामले बीते साल बढ़े हैं, उनको रोकना बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से देखते हैं इसे? एकदम प्राथमिकता पहले भी रही है, आगे भी रहेगी और उसमें हम अच्छा कर रहे हैं। उसको और बेटर किया जाएगा, सुपरविजन वगैरह और बेटर किया जाएगा और प्रिवेंशन के भी कुछ उपाय जो हो सकते हैं और उनको किया जाएगा। परिवादी जो थाने पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं न्याय की दर के लिए, उम्मीद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो वाजिब चीज़ है कि कहीं ना कहीं पुलिस के वो खफा दिखते हैं, कई बार नाराज़गी होती है और आप तक की मामले आते हैं। ये हमारे दिमाग में है और ये हम ये सुनिश्चित करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि फरियादी को थाने से एक बड़ा पारदर्शी अप्रोच थाने वाले का हो, पारदर्शी फरियादी के प्रति, न कोई बायस हो, न कोई कहना चाहिए प्रभाव में काम करे, वो मेरा रहेगा। निष्पक्ष अनुसंधान। धन्यवाद सर। ये थे नए डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा जी, जिन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया है और उसके बाद जो पुलिस के राजस्थान पुलिस के लिए प्राथमिकता रहती है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। जयपुर में अखिल राजस्थान कंजर महापंचायत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। प्रदेश अध्यक्ष ग्यारसी लाल गोगावत ने बताया, भीलवाड़ा में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है उससे लोगों में डर बना हुआ है। गोगावत ने कहा, घुमंतु जाति ने 10% आरक्षण की मांग की है और घुमंतु कल्याण बोर्ड का मंत्रालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। देव व्यापार में लिप्त युवतियों के पुनर्वासन की ठोस कार्य योजना सरकार को बनानी चाहिए। जिन इलाकों में देव व्यापार चल रहा है, ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई करनी चाहिए। दलाल पंच, पटेलों और पैसे लेकर पंचायत करने वाले पंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। में जो सुर्खियां सामने आई है सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों में भी खबरें आई है और डिजिटल प्रिंट में भी आया है, तो हमें इससे ये हुआ है कि खबरें स्टाम्प पेपर है जो पुराना था, लेकिन वास्तविकता में ये सामाजिक व्यवस्था के कारण ये खरीद फरोख्त अभी तक समाप्त नहीं हुई है। प्रशासन को हमने कई बार लिखा भी है, लेकिन इसके लिए कई तरह से अहम विभाग है पुलिस डिपार्टमेंट, तो सब जानकारी है पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन देह व्यापार इलाकों में सही तरीके से कार्रवाई। भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा के निर्देशानुसार बनी पार्क मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा हुई। देर रात युवा मोर्चा पदाधिकारी की हुई घोषणा। मंडल क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं आशीष खंडेलवाल और देव कुमार प्रजापति को मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है। जयपुर में कांग्रेस पार्षद पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। वार्ड नंबर 113 के पार्षद पर ये आरोप लगे हैं, जिनमें कांग्रेस पार्षद ओम प्रकाश का नाम शामिल है। आरोप में बताया क्या कि पार्षदों ने चुनाव के वक्त गलत साक्ष्य पेश किए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्षद द्वारा अपने बच्चों की जन्म तिथि छिपाई गई है।
जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि श्यामनगर जेडीए जोन 5 में कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल रहा। सुशीलपुरा पुलिया के पास ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। ये अवैध कॉलोनी करीब 5000 वर्ग गज क्षेत्र में बसाई जा रही थी। जयपुर में युवा बेरोजगारों का 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 33 दिन से गुजरात अहमदाबाद में प्रदर्शन जारी है। युवा बेरोजगार अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं। आपको बता दें कि काफी युवा बेरोजगार कालूपुर आनंद बड़ौद में रुके हुए हैं और काफी युवा बेरोजगार अहमदाबाद के पार्कों में सोकर रात गुजार रहे हैं। इसी को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि 33 दिन बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों की सुध तक नहीं ली। यदि कांग्रेस सरकार ने जल्द से जल्द युवा बेरोजगारों की मांगों को नहीं माना तो गुजरात में आने वाले सभी मंत्रियों का विरोध किया जाएगा। सोशल मीडिया आज के युग के प्रचार माध्यमों का सबसे क्रांतिकारी माध्यम है और राजस्थान सरकार इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही है। कोरोना काल में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता से लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई तरह के कैंपेन चलाए हैं। मॉडल स्टेट राजस्थान के तहत गहलोत सरकार के जनता के लिए किए गए फैसलों और योजनाओं को हाईलाइट कर जनता तक पहुंचाने का काम किया गया है। राजस्थान सरकार के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है, जिन्हें सरकार के इन अकाउंट्स के द्वारा सरकारी योजनाओं, घोषणाओं, कार्यक्रमों की जानकारी खास तौर पर जनता के लिए, हर वर्ग के लिए डिजाइन किए गए कैंपेन्स के तहत दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों को वायरस और वैक्सीन से जागरूक करने के लिए कोरोना से मिलकर लड़े, नो मास्क, नो मूवमेंट, वैक्सीन भी सावधानी भी, वैक्सीनेशन जरूरी है, अनलॉक राजस्थान विद सेफ्टी जैसे कैंपेन चलाए। किसानों के लिए संपन्न किसान, उन्नत खेती, खुशहाल राजस्थान। तो वहीं सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए विकास का पहिया, फैसले, जनहित के हमारी सरकार, जागरूक राजस्थान कैंपेन और महिलाएं व युवाओं पर केंद्रित प्रोग्राम भी डिजाइन किए हैं। सोशल अवेयरनेस की इस दौड़ में राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी ने ई मित्र राजस्थान संपर्क, आई स्टार्ट जैसे प्लेटफॉर्म की सेवाओं को भी यूजर्स के लिए सुलभ बनाने का काम किया है। ई मित्र एट होम, ई गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस, लिव स्मार्टर विद ई मित्र जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स जहां लोगों को ई मित्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की सटीक जानकारी देते हैं। वहीं साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता के लिए बी साइबर स्मार्ट कैंपेन चलाकर ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए टिप्स देने वाला अभियान उन्हें साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत करता है। इसके अलावा स्टार्टअप मंत्रा जैसे कैंपेन से युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने की मोटिवेशन दी जा रही है। राजस्थान सरकार के द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही प्रोएक्टिव अप्रोच को विपक्ष के नेता वसुंधरा राजे से भी सराहना मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी टेक्नो फ्रेंडली होने के साथ राज्य सरकार की सेवाओं को डिजिटलाइज करने की ओर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी वरीयता देते हैं। सोशल मीडिया के दौर से सरकार ने के इन कैंपेन्स के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी मास लेवल तक पहुंची है और कई लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी भी हुई है। राजधानी जयपुर में संयुक्त संविदा नर्सेस का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में नर्सेस स्वास्थ्य भवन के बाहर मौजूद रहीं। आंदोलन कर रही नर्सों का कहना है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पदों की वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द की जाए। आपको बता दें कि लगभग 6000 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग की जा रही है। संविदा नर्सेज एसोसिएशन संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमोहन सिंह भाटी भी मौजूद रहे।
और वहीं जयपुर के रेनवॉल नगर पालिका में व्यापार महासंघ के तत्वाधान में एक बार फिर सब्जी के ठेले वालों को नवनिर्मित सब्जी मंडी पर स्थानांतरित करने के लिए पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सब्जी मंडी को कोरोना काल में 1 माह के लिए सब्जी के ठेले वालों को पुराने स्थान पर लाया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से आए दिन व्यापारी और सब्जी के ठेले वालों में झगड़े होते रहते हैं। इस संबंध में पालिका प्रशासन को मौखिक रूप से 2 दर्जन से अधिक बार अवगत कराया गया है और लिखित में आधा दर्जन से अधिक बार, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। खबर है जयपुर से, जहां मौसम के बदलाव के साथ अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगने लगी है। चिकित्सक और उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। 4 से 5 दिन भी बुखार ना जाने पर डेंगू की जांच कराई जा रही है। हालांकि पहले के मुकाबले डेंगू के मामलों में कमी नजर आई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।